नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं योगेश मेहरिया मेहरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो हम हमारे भारत के राष्ट्रपतियों की जो श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला के अंदर आज हम बात करने वाले हैं देश के चौथे राष्ट्रपति अर्थात वीवी गिरी के बारे में दोस्तों। क्योंकि इससे पहले हम बात कर चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन साहब के बाद में। जाकिर हुसैन साहब की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में वीवी गिरी साहब जो हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति बने। लेकिन देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी साहब बने, लेकिन इससे पहले वीवी गिरी साहब ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था दोस्तों। तो आइए इस बारे में संपूर्ण जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से मैं आपको प्रदान करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, आज का जो हमारा राष्ट्रपति हैं, चौथे राष्ट्रपति, वो हैं वी गिरी। अर्थात यदि हम इनकी बात करें, पूरा नाम वराह गिरी वेंकटगिरी। तो दोस्तों वीवी गिरी का पूरा नाम वराहगिरी वेंकटगिरी है। साथ ही में देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देश के कौन से राष्ट्रपति अभी मैंने आपको बताए, चौथे राष्ट्रपति बताए। लेकिन इनका जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल कितना था? देखो दोस्तों, इनका कार्यकाल यदि हम बात करें तो 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, वीवी गिरी साहब ने अपने कार्यकाल के पूरे 5 वर्ष पूर्ण किए। अर्थात वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति के पद पर कितने साल तक काम किया? 5 साल तक इन्होंने कार्य किया। देखो दोस्तों, जब बात आती है इनके संबंध की कि इनका संबंध कहाँ से है, तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुर एक स्थान है चेन्नई में, वहां से इनका संबंध है। चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने अभी आपको सामने जो 4 चीजें लिखाई वो याद हो गई। पहला, पूरा नाम वराह वेंकटगिरी। नंबर 2, देश के चौथे राष्ट्रपति। नंबर 3, इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974। देखो दोस्तों, अगर आपको सिर्फ आपने ये सन याद रखना है, डेट सेम है आपके सामने, क्लियर है। इसके बाद में वीवी गिरी साहब का संबंध कहां से है? ब्रह्मपुर चेन्नई से वीवी गिरी साहब का संबंध है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ रोचक तथ्य ऐसे हैं जिनको जानना जरूरी है और वहीं से हमारे सामने सवाल बनता है। चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं हम। सबसे पहला, देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने। ठीक है। देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अब यदि मैं आगे बात करूं, देश के चौथवें
निर्वाचित राष्ट्रपति बने। देखो दोस्तों, अगली बात, एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। के रूप में कार्य किया। देखो दोस्तों, मैं यहां आपको समझा देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने। देखो दोस्तों, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल के लिए लगातार वही चुने गए थे। और सर्वपल्ली ऐसे राष्ट्रपति हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कि वे निर्विरोध चुने गए थे। अर्थात 1952 में भी चुनाव नहीं हुए थे उपराष्ट्रपति के, और 1957 में भी उपराष्ट्रपति के चुनाव नहीं हुए थे। उनको सीधे ही चुन लिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम राष्ट्रपतियों की बात करेंगे तो उस समय कुछ ऐसे फैक्ट्स भी आपके सामने निकल कर आएंगे जो अभी तक आपने नहीं सुने हैं दोस्तों। तो चलिए, पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और तीसरे कौन थे? वी गिरी, वराह वेंकट गिरी। क्लियर हो गया? अब देखो, ये जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, उसी समय डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने तुरंत किसके रूप में कार्य किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। अब देखो दोस्तों, जब इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे, तो आपको पता है, जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की 6 माह के अंदर अंदर, इसको मैं अलग से इधर लिख रहा हूं, 6 माह के अंदर चुनाव करवाना, अर्थात नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। अब 6 माह के अंदर चुनाव होंगे, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। तो इन्होंने भी क्या हुआ कि ये भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, यहां से त्याग पत्र दिया। अब मेरी बात सुनिएगा भी, त्याग पत्र जब यहां से दे दिया इन्होंने, तो इसके बाद में, त्याग पत्र देने के बाद में, पहली बार 1969 में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कृत्यों का निर्वहन अधिनियम बनाया था 1969, और उसमें प्रावधान किया था कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, गौर से सुनिएगा दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यानी कि मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जैसे ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुई, संसद ने तुरंत प्रभाव से एक अधिनियम पारित किया, जिसका नाम था राष्ट्रपति के कृत्यों का अधिनियम 1969। और उसमें प्रावधान किया गया कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, तो ऐसी परिस्थितियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा। और एक और बात बता दूं दोस्तों, जो भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो उसे राष्ट्रपति के समान ही सुविधाएं, वेतन, भत्ते सभी मिलते हैं। हालांकि इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करने वाले हैं, जब हम बात करें मोहम्मद हिदायतुल्लाह
भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो हम जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आगे हम पढ़ेंगे तब इस बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन एक सामान्य जानकारी मैं आपको यहाँ दे देना चाहता हूँ, क्योंकि बात आ गई, इन्होंने त्यागपत्र दिया। अब कई बार बच्चों के मन में सवाल भी उठता है कि सर इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति जब ये थे तो इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे त्यागपत्र दिया या उपराष्ट्रपति। देखो दोस्तों, ये किस पद पर थे? उपराष्ट्रपति। ये काम कर रहे थे कार्यवाहक राष्ट्रपति का। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कोई पद नहीं होता है, कार्य होता है राष्ट्रपति के। तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया था। कहां से दिया था? उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया था, जिसको मैं अभी नीचे लिखने वाला हूं, ठीक है। और त्यागपत्र किसको दिया था? राष्ट्रपति के नाम को संबोधित करके दिया था। ये भी काफी विवाद का विषय बना रहता है, तो इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के नाम को संबोधित, हालांकि मैं बता दूं, राष्ट्रपति के नाम को संबोधित करके वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। और ये इस्तीफा राष्ट्रपति के सचिवालय द्वारा मंजूर किया गया था और इसकी सूचना लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को समान रूप से दी गई थी। यानी कि हमारे वर्तमान में उस समय तात्कालिक उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनको भी इस बारे में सूचना दी गई थी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इसके बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद में क्या हुआ? निर्वाचित राष्ट्रपति बने। और कौन से क्रम के बने? चौथवें। देखो, तो उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या है? निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में। देखो दोस्तों, एकमात्र व्यक्ति हैं, इनके अलावा और किसी ने भी उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति तीनों पदों पर काम नहीं किया। अधिकतर लोगों ने किया है, उपराष्ट्रपति के रूप में किया है, तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया है, वे निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं बन पाए। और जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में किया फिर वो निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए, तो वो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया। केवल एकमात्र यही व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए, आपका समय की कदर करते हुए मैं तुरंत प्रभाव से आगे बढ़ता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अब अगला सवाल बनता है, उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति देखो दोस्तों, एक और फैक्ट जुड़ गया है, यानी कि इससे पहले किसी भी राष्ट्रपति ने अब से अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया था। तो कौन से हो गए? पहले व्यक्ति हो गए। तो आपको यहां तक की उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे हम और भी बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें फटाफट से, ताकि मैं आगे आने वाले फैक्ट्स को और अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारा हम एक साथ लिख लें दोस्तों। जल्दी कीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ने, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं आगे जो इसके संबंध में कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में और अभी चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे सवाल यहाँ से बनते हैं दोस्तों। मैंने मोटे तौर पे उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है जो एक एग्जामिनर एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। अनावश्यक रूप से अत्यधिक सामग्री का संकलन, मैं यूँ कहूँ तो अध्ययन सामग्री का संकलन मैंने नहीं किया है। मैंने सिर्फ वही जरूरी चीज़ें ली हैं जो एग्जामिनर सवाल बनाते समय जिनको पॉइंट आउट करता है। अब देखो दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के रूप में। अब तक हमने बात कर ली उपराष्ट्रपति के पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब हम बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन
द्वितीय वरीयता के आधार पर जीतने वाले प्रथम या एकमात्र व्यक्ति। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का निर्वाचन द्वितीय वरीयता के आधार पर, यह चीज काफी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय वरीयता के आधार पर देखो दोस्तों, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसके बाद में जो मत पड़ते हैं, उन मतों की जो गणना की जाती है, उसमें मैं आपको बता दूं, वरीयता के आधार पर अपने को वोट डालना होता है। या थोड़ा सा आपके 2 मिनट में लूंगा, एक थोड़ा सा मैं प्रपत्र आपको यहां समझा देता हूं, इस प्रकार से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैंने सरल भाषा में इसको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं, यदि आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए राष्ट्रपति के तौर पे 4 कैंडिडेट खड़े हुए, 1 2 3 4 करके इनके नाम हैं, जो भी नाम है। अब हमें मान लीजिए ये जो 4 व्यक्ति है, इनको हम ABCD करके लिख देते हैं, क्योंकि ये तो वरीयता लिखेंगे फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ये 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़े हुए। अब हम जब सामान्य चुनाव में भाग लेते हैं तब तो हम सीधा EVM पर जाकर किसी भी एक नाम के सामने हम क्या करते हैं, बटन दबा देते हैं। मान लो हमें इस कैंडिडेट को चुनाव करना है तो हमने इसके आगे बटन दबा दिया। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी लोग खड़े हुए हैं उन सभी को आपको वोट करना है, उनको प्रेफरेंस देनी है, आपको चूज करना है कौन सा आदमी सबसे बेस्ट है मेरी नजर में कि मैं चाहता हूं ये राष्ट्रपति बने, और कौन सा आदमी, यानी कि आपको क्रमानुसार मत डालना है। अब यहां पर मुझे लगा कि भाई ये वाला व्यक्ति 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 नंबर, ये मैंने ऐसे उसको प्रेफरेंस दी, तो वहां अपने को प्रेफरेंस भरनी होती है। इसके बाद में दूसरे व्यक्ति आया, उसने कहा कि नहीं भाई ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। अगला व्यक्ति आया, उसने भी कहा 1 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 2 नंबर है। सपोज कर लीजिए आप, एक और व्यक्ति आ गया, टोटल अपन 5 कर लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये आया, इसने भी कहा कि भाई ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 4 नंबर है, और ये 3 नंबर है। फिर अगला व्यक्ति आया, इसने कहा कि साहब नहीं ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है। अब देखो दोस्तों, यहां पे 50% प्लस 1, यानी कि हम यूं कहें 50% से अधिक वोट मिलने चाहिए। अब देखो कितने लोगों ने वोट डाला, 1 2 3 4 5, आपके सामने 5 लोगों ने वोट डाला। अब पहली जो मतगणना होगी वो तो सीधी कैसे होगी कि भाई एक, यानी कि पहले नंबर पे कौन है सर्वाधिक, 3, ये देखो, यानी कि 2 नंबर का कैंडिडेट विजेता घोषित हो गया। लेकिन देखो दोस्तों, यदि यहां पर ऐसा होता, यहां पे जस्ट अपोजिट, ये पहली वरीयता के आधार पर, द्वितीय वरीयता नहीं है, पहली वरीयता के आधार पर ये व्यक्ति विजेता घोषित हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता। कंफ्यूजन कैसे होता समझ लो। यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, आप कैसे मान लो इस प्रकार से। अब देखो, यानी कि किसी को भी एक यहाँ सिर्फ 1 बार मिला, इसको 1 बार कितनी बार मिला, सिर्फ 2 बार मिला, यानी कि इसको भी 50% प्लस नहीं हो रहा, इसको भी 2 बार मिला, इसको मिला ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अभी प्रथम वरीयता में कोई भी व्यक्ति विजेता घोषित नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास भी पहली वरीयता 2 ही बार है, इसके पास भी 2 बार है, ये भी 1 ही बार व्यक्ति, यानी कि इतने ही लोगों ने इसे चूज किया। यानी कि 50% प्लस लोग चूज करने चाहिए,
अब इसलिए दूसरे क्रम की मतगणना होती है, यानी कि नंबर 2 पर किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चूज किया गया। तो नंबर 2 पर अब अगर आप सामान्य रूप से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, हालांकि इसकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है, उसको समझने में काफ़ी लंबा समय लगता है, मैं सीधे अक्षरों में समझा रहा हूं। अब देखो 1, 2 और 3, यहां कितना है 3, यहां पे 2 सिर्फ एक बार है, यहां पे 2 सिर्फ एक बार है, यहां 2 है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये हो गई द्वितीय वरीयता। तो द्वितीय वरीयता के आधार पर कौन जीता, ए व्यक्ति जीत गया। तो इसी प्रकार जो आपके वराह वेंकटगिरी हैं वो द्वितीय वरीयता के आधार पर जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति हम कह सकते हैं। यानी कि इसके बाद में जो भी व्यक्ति जीते वो अधिकतर एक प्रथम वरीयता के आधार पर ही जीत चुके थे दोस्तों। और इसी कारण जो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था इसे अंतरात्मा की आवाज वाला निर्वाचन भी कहते हैं, जिसको अभी हम लिखने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का कौन सा निर्वाचन अंतरात्मा के मतदान के कारण चर्चा में रहा। सिंपल सा सवाल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप बने रहिए और हम इस पर अभी मैं आपको जो पॉइंट्स हैं वो आगे और लिखवा देता हूं। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, अब इतना बड़ी बात हो गई कि द्वितीय वरीयता के आधार पर कोई व्यक्ति जीतता है, तो यहां से सवाल एक जो बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि निर्वाचन में मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था। फिर पूछ सकता है एग्जामिनर, नहीं पूछ सकता भाई। जो पहले नंबर पे जिस लोगों को वरीयता दी जा रही थी, पहले नंबर पे सबसे अधिक वोट मिले लेकिन उससे 50% नहीं मिले, तो ऐसा व्यक्ति कौन था। देखिए, तो यहां हम लिखते हैं निर्वाचन में मुख्य प्रतिद्वंदी। ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के निर्वाचन में, हम यहां कहें 5वें राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्य प्रतिद्वंदी थे। अब देखो दोस्तों, यहां से एक और बात निकल के आती है। क्या निकल के आती है, देखो वराह वेंकटगिरी और नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष थे और वराह वेंकटगिरी राज्यसभा के अध्यक्ष थे। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार दोनों सदनों के पूर्व अध्यक्षों के मध्य यह मुकाबला था। चलिए उसको भी हम जो है दोस्तों नोट कर लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए पांचवें निर्वाचन में राष्ट्रपति पद के लिए 5वें निर्वाचन में दोनों सदनों के पूर्व सभापति व पूर्व अध्यक्ष के मध्य मुकाबला था। ठीक है दोस्तों, अब यह अलग बात है कि प्रभुदेवा का एक गाना है मुकाबला, ठीक है, वो एक अलग चीज है। मुकाबला यानी कि दोनों के बीच में यदि हम बात करें तो इनके बीच में क्या हुआ, सीधी टक्कर थी, आमने सामने ये दोनों खड़े थे। ठीक है, कि कौन व्यक्ति जीतेगा कौन व्यक्ति नहीं जीतेगा इसका निर्णय भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब निर्वाचन संपन्न हुआ तो वीवी गिरी साहब जीतकर देश के चौथे राष्ट्रपति बने। लेकिन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने अगर ये सवाल निकल कर आता हो कि कौन सा निर्वाचन था राष्ट्रपति का 5वां। अब काफ़ी बच्चों के मन में सवाल
काफ़ी विद्यार्थियों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं उनके मन में, कि सर पांचवा निर्वाचन कैसे। जिनको तो थोड़ा एडवांस दिमाग लगा रखा है उनको तो ये बात पहले जो पूरे वीडियोस देख रखे हैं उनको समझ में आ गई होगी, लेकिन जो हमारे विद्यार्थी नहीं हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ। देखो, पहला निर्वाचन और दूसरे निर्वाचन के लिए, यानी कि 2 बार जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। व्यक्ति एक ही था, लेकिन उनका निर्वाचन कितनी बार हुआ? 2 बार। एक बार 1952 में, एक बार 1957 में दोस्तों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जब उनका 2 बार हो गया तो व्यक्ति तो एक ही हो गए, तो क्रम से वो पहले राष्ट्रपति हो गए, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, और चौथे कौन से होंगे? वराह वेंकट गिरी। और निर्वाचन कौन सा होगा? 5वां। क्लियर है? चलिए, तो आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हम अगले पॉइंट की ओर। तो यहां पर मैंने आपको हालांकि बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूं। देखिए, सभापति कौन थे उस समय? सभापति कौन थे? वराह वेंकट गिरी। मैं सीधा लिख देता हूं वीवी गिरी। कई बार एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है। इसके बाद में हम बात कहें नीलम संजीव रेड्डी, जो क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष। तो मैं सीधा ही आपको यहां लिख देता हूं अध्यक्ष। देखो दोस्तों, राज्यसभा का जो भी हम कहें सदन का, जो हम कहते हैं सदन का सभापति होता है, और लोकसभा का सदन का अध्यक्ष होता है। ठीक है, हालांकि दोनों को इंग्लिश में कहते स्पीकर ही हैं, लेकिन हिंदी में जब भी हम कहेंगे तो राज्यसभा का जो अधिकारी है उसको हम सभापति कहेंगे, और जो लोकसभा का जो हम कहें बैठकों को आयोजित करता है, सभी काम संपन्न करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में हम जानते हैं। पर्टिकुलर हिंदी में 2 नाम हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। कई बार देखो दोस्तों, मैंने जैसा बताया, ऐसा सीधा सवाल आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, सभापति किस सदन के जो स्पीकर को कहते हैं, अध्यक्ष किस सदन के स्पीकर को कहते हैं। तो इस प्रकार के सवाल भी जो हमारे छोटे लेवल के एग्जाम्स में होते हैं वहाँ सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है, बड़े लेवल के एग्जाम में 3 लाइन धांसू देता है और चौथी बिल्कुल सिंपल से दे देता है और कहता है उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, ये एग्जामिनर की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो पेपर कहाँ से बनाता है, लेकिन हम सभी टॉपिक्स जो हैं, हम कहें टू द पॉइंट, हमने सारा जो हमारे संविधान के टॉपिक्स हैं वो क्लियर किए हैं। अब एग्जामिनर भले ही कहीं से भी सवाल बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपके सभी टॉपिक्स क्लियर रहे होंगे। तो यहाँ तक यदि आपने लिख लिया है, और मुझे लगता है कि नीचे शायद पर्याप्त स्पेस नहीं है लिखने के लिए, आई थिंक 1 लाइन और मैं लिख सकता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, अंतर आत्मा की आवाज़ पर मतदान के कारण निर्वाचन विशेष चर्चा में रहा। मैंने आपको भी बताया था, वही लाइन आपको लिखनी है। अंतर आत्मा की आवाज के कारण निर्वाचन विशेष चर्चा में रहा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, सर अंतरात्मा की आवाज कैसे? देखो दोस्तों, किसी भी पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा किया हो, या कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट, यानी कि जिसको हम कहते हैं निर्दलीय, स्वतंत्र रूप से खड़ा हुआ, तो यहां पर मेन मुद्दा यह था कि नीलम संजीव रेड्डी साहब खड़े हो गए और वराह वेंकट गिरी। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के जो सदस्य थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आपको अच्छे से पता है, तो कांग्रेस के ही सदस्यों ने नीलम संजीव रेड्डी को ना चुनकर किसको चुनना बेहतर पसंद किया? वीवी गिरी साहब को। और नीलम संजीव रेड्डी को हम बात करें, प्रथम वरीयता के वोट ज़्यादा मिले, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए। ठीक है, फिर बाद में वीवी गिरी साहब द्वितीय वरीयता के आधार पर जीते। इसी कारण इसे अंतरात्मा की आवाज़, यानी कि जो वोट करने वाले सदस्य थे, उन्होंने अपने
आत्मा की आवाज़ सुनी और उन्होंने क्या किया, मतदान किया। जो हम कहें नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, ये सारी जो घटनाक्रम है आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी कारण ये शब्द यहाँ पर निकल कर आया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सभी जो यहाँ से कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपने ये फटाफट से अगर आपने लिख लिया हो तो मैं आपको एक लाइन और लिखवाना चाहता हूँ। मैं इधर लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा स्टार डाल के आप यहाँ लिख लीजिएगा। देश में दूसरे राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने वाले राष्ट्रपति। देखो दोस्तों, देश के दूसरे हम बात करें, हमारे यहाँ देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला लगा था 1962 में जो 1968 तक लागू रहा, दूसरा लागू हुआ 1971 में। तो आपको पता है 1969 में राष्ट्रपति बने, 1974 तक ये थे। ठीक है, तो इनके कार्यकाल के दौरान ही क्या हुआ, 1971 1971 में क्या हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल लगा। ठीक है, तो दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले व्यक्ति कौन है, वीवी गिरी साहब। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगा था दोस्तों। हम बात करें फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे और उन्होंने तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी दोस्तों। अब 3 राष्ट्रपति 3 राष्ट्रीय आपातकाल, पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा वीवी गिरी और तीसरा फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, पहले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और दोनों में फिर आगे इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। हालांकि हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में ये बातें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इससे आपका काफ़ी रिवीजन होगा और आपके सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। साथ ही में हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। एक बार पुनः फिर हाजिर होंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।